Hello everyone, welcome to all my enthusiastic learners. In this video lecture we are discussing HPLC, that is high performance liquid chromatography. So first we'll start with the basic construct. We'll discuss the advantages, disadvantages discuss करेंगे. Okay, so पहला क्या है, solvent reservoir जहाँ पे solvent होता है. Okay, then we have a gradient device. What is a gradient device? It controls the flow of solvent. Then we have a pump. Okay, it creates a gradient. For example, we need a certain flow rate. Then we have a pump that pumps the solvent into the system, and then we have a sample injector. Okay, here at this point sample injection is taking place, pretty similar to the one we discussed in gas chromatography. Okay, we have a column, detector, data processor and recorder. So what is the advantage of HPLC when we are using GC, ion exchange? So what is the advantage of high performance liquid chromatography? Okay, firstly we can use thermally unstable compounds. In gas chromatography, what happens in gas chromatography में क्या होता है, बहुत टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है. और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो एनालाइट होता है वो वॉलेटाइल इन नेचर होना चाहिए. इसमें क्या है, थर्मली अगर अनस्टेबल है वो भी डिटेक्ट हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल है तो भी डिटेक्ट हो सकता है. दूसरा क्या है, एफिशिएंसी, ठीक है. इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ाई जा सकती है और एच ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, HETP. दैट मोबाइल फेस, अब इसमें बहुत चॉइस है मोबाइल फेस की, बहुत तरह के लिक्विड यूज़ कर सकते हैं. जबकि गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो क्या होता है, कैरियर गैस होता है, गैस यूज़ करते हैं, ठीक है. अब गैस को कंट्रोल करना, ठीक है, उसकी सेफ्टी और हाई प्रेशर वॉल्व्स, पंप्स, बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है. बट लिक्विड के साथ डील करना रिलेटिवली इजी है और हमारे पास वैरायटी ऑफ लिक्विड्स प्रेजेंट हैं. तो ये रही इसकी मोबाइल फेज. और एक डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है मेजर, और थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस बोलते हैं तो अब जिसके साथ हाई परफॉर्मेंस लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली उसको महंगा करके बेच देते हैं. नहीं, मतलब सच में महंगा होता है, ठीक है. तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पहला एक एक करके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे. पंप, ठीक है, इसके डायमेंशन क्या है, 20 to 50 सेंटीमीटर्स. इसका डायमीटर 4 से 10 mm तक है. ओके, पंप 1 to 5 ml पर लीटर के रेट से फ्लो करता है. दो तरह का पंप हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है. कांस्टेंट वॉल्यूम वो फीड कर सकता है या फिर कांस्टेंट प्रेशर फीड कर सकता है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे होगा, सिरिंज से, और कांस्टेंट प्रेशर किससे होता है, गैस डिस्प्लेसमेंट से. अब इसका जो प्रेशर है वो 5000 PSI तक हो सकता है, लेकिन जनरली यूज़ जो हम करते हैं वो 400 to 1500 PSI, ठीक है. तो अब 1 बार क्या होता है, 10 to the power 5 पास्कल, और दैट इज़ इक्वल टू 14.5 PSI, ठीक है. ये प्रेशर की यूनिट है, इतना प्रेशर होता है. अब मोबाइल फेज़ क्या हो सकता है, अब दो तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है. एक होता है नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी और एक होता है रिवर्स फेज़. रिवर्स फेज़ में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो पोलर होता है, और जो मोबाइल फेज़ होता है वो लेस पोलर होता है, या फिर कह दो कि नॉन पोलर होता है. फिर भी हम बोलते हैं कि लेस पोलर है मोबाइल फेज़. तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे पोलैरिटी इंक्रीज़ की जाती है वैसे वैसे इल्यूटिंग पावर जो है वो कम हो जाती है. और इसका क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट. जैसे नॉर्मल फेज़ जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज़ है वो नॉन पोलर है या लेस पोलर है, और मोबाइल फेज़ क्या है, पोलर है. तो जैसे जैसे पोलैरिटी इंक्रीज़ की जाती है इल्यूशन पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है. अब दूसरा क्या है, मोबाइल फेज़ में हम मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कोई प्योर सॉल्वेंट यूज़ किया जाए, एक मिक्सचर यूज़ किया जा सकता है जिससे कि उसकी एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी हो, जिसका पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट हो, वो सेट की जा सकती है रिलेटिव मिक्सचर करके, कि इतना हमने ये सॉल्वेंट डाला और दूसरा डाला. तो इस तरह से ये रही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. और उसकी UV अब्जॉर्बिंग इम्प्योरिटीज़ जो है उसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है. क्योंकि हम डिटेक्टर्स दैट वी यूज़, ठीक
ठीक है, स्टटर हो गया। द डिटेक्टर्स दैट वी यूज़, उसमें हम यूवी विजिबल भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा जो यूवी एब्जॉर्बिंग जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी हटाई जाती है मोबाइल फेस से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एनालाइट की होनी चाहिए, राइट। नाउ सैम्पल इंजेक्शन सिस्टम, जिससे सैम्पल इंजेक्ट किया जाता है, क्या होता है, सिरिंज से कर सकते हैं या फिर सैम्पल इंजेक्शन वॉल्व होती है उससे कर सकते हैं। अब इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा होता है कॉलम, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस का। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कॉलम, ठीक है। कैसे बनता है, प्रिसिशन बोर पॉलिश स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। 10 से 30 सेंटीमीटर होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर का इसका इंटरनल डायमीटर होता है, राइट। अब इसको फिल कैसे किया जाता है, 3 तरह की चीज़ों से फिल किया जाता है। एक क्या होता है, पोरस पॉलीमरिक बीड्स, ओके। ये क्या है, हमारा नॉर्मल स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का पॉलीमर होता है, ये बीड यूज़ की जाती है, पोरस, ठीक है, जिसमें जो मोबाइल फेज है वो पास हो सके अच्छे से, इसलिए वो पोरस होता है। अगर पोरस नहीं होगा तो क्लॉग हो जाएगा ना, फ्लो नहीं होगा उसमें। तो कॉलम में क्या यूज़ करते हैं, पोरस पॉलीमरिक बीड्स या फिर पोरस लेयर्ड बीड्स। ये क्या होता है, थिन शेल्स होती है, इनका डायमीटर कैसा होता है, 30 to 35 माइक्रोमीटर। दीज आर थिन सिलिका शेल्स, अंदर से खोखली होती है, ठीक है। देन वी हैव पोरस सिलिका पार्टिकल्स, वी यूज़ पोरस silica particles. These are commercially most important. Okay, these have a diameter of less than 10 mm. No bead, nothing, just particles. Then we have a guard column. What is a guard column? We have a injection port and we have a column. So in between we have a guard column, right? What does a guard column do? एज द नेम सजेस्ट, जैसे उसका नेम सजेस्ट करता है, इसमें भी पैकिंग होती है। वो पर्टिकुलेट जो मैटर होता है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब स्पीशीज़ होती है, उन सबको हटा देता है, ठीक है। और वो इल्यूटिंग जो सॉल्वेंट होता है उसको सैचुरेट करता है, किससे, स्टेशनरी फेज से, क्योंकि दीज कॉलम्स आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट। सो कुछ भी इम्प्योरिटी कुछ हो गई, स्ट्रांगली एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ होगी, दे कैन डैमेज द कॉलम। सो इट इज़ फर्स्ट पास्ड from a guard column before it enters the actual column. Now detectors are of 2 types based on the type of property that they detect. One is a bulk property, एक bulk property detector होता है, एक solute property detector होता है। bulk property क्या है, जैसे कोई physical property, refractive index हो गई, conductivity हो गई, ये क्या है, ये यूनिवर्सल इन नेचर है, क्योंकि कोई भी कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, कंडक्टिविटी होगी, तो ये रिवर्सिबल यूनिवर्सल डिटेक्टर है। और इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। इतना बहुत हाई एडवांस टाइप का ये नहीं है डिटेक्टर, सेंसिटिविटी रेजोल्यूशन थोड़ा कम होता है, लेकिन एडवांटेज क्या है, यूनिवर्सल डिटेक्टर, इट इज़ अ यूनिवर्सल डिटेक्टर। The second type of detector is solute property, depends on solute property, like last time हमने डिस्कस किया था, जैसे फ्लोरोसेंस हो गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक मेथड्स हो गए, यूवी, जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जितने मेथड्स होते हैं वो सब हो गए। तो ये था डिटेक्टर, राइट। तो आई थिंक HPLC के लिए इतना ही, ठीक है। डिटेक्टर्स का एक वीडियो पूरा बहुत डिटेल में बनाया गया है, उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी के शायद डिटेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, और यूवी विजिबल के तो अलग ही लेक्चर आएंगे, उनको एक वीडियो लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता। बट जहाँ तक बात आती है क्रोमेटोग्राफी की, हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।